हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज बेटा हम बात करेंगे क्लास 11th की जो बायोलॉजी का चैप्टर हमारा चल रहा था, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? एम्फीबॉलिक पाथवे के बारे में। किसके बारे में? एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होता है। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें कि एम्फीबॉलिक पाथवे है क्या चीज़, बेसिकली बेटा ये है क्या, देखो नाम क्या कहता है, एम्फीबॉलिक। एम्फीबॉलिक, एम्फी का मतलब यहां से क्या है? बोथ। एम्फी का मतलब क्या है? यहां से बोथ। और बॉलिक की बात करें, जो बॉलिक जो वर्ड हमारा है वो हमारा है मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म से आया हमारा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। एम्फीबॉलिक वो पाथवे होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? बोथ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म टेक्स प्लेस। ठीक है, ऐसा पाथवे जिसमें कैटाबॉलिज्म भी होता है और एनाबॉलिज्म भी होता है। कैटाबॉलिज्म होता है क्या? बेसिकली आपको अच्छे से पता है कि इस केस में क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स सबस्टेट्स का इनटू सिंपलर वंस। ठीक है, जैसे कि C6H12O6 जो हमारा ग्लूकोज है, इसका ब्रेकडाउन होता है और ये क्या बनाता है? 6CO2 प्लस 6 वाटर प्लस हमारा जो एनर्जी बनती है हमारी। ठीक है, तो ये हमारा कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म का उल्टा होता है। ठीक है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर में देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके वापस क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। समझ में आ रही बात यहां तक? इसलिए जो पाथवे है हमारा, ये कहलाता है एम्फीबॉलिक पाथवे। ठीक है, एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होता है? ऐसा पाथवे रेस्पिरेशन के अंदर जिसमें क्या है? कैटाबॉलिज्म भी होती है और साथ साथ क्या होती है? एनाबॉलिज्म भी होती है साथ में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों का ब्रेकडाउन भी होता है और उससे जो इंटरमीडिएट बनते हैं, जो सिंपलर चीज़ें बनती हैं, कॉम्प्लेक्स से जो सिंपलर चीज़ें बनती हैं रेस्पिरेशन के दौरान, बीच का जो इंटरमीडिएट्स हैं, जैसे क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं हम, ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं हम, इनके बीच का जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, इनको वापस से यूज़ करके नई चीज़ें दोबारा बनाई जाती हैं। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस की बात करें, ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट को दोबारा से हम क्या है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से क्रेब साइकिल के अंदर भी कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं जिनको क्या है? डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए हम क्या है? यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ें हमारी हुई, कौन कौन सी हुई? कैटाबॉलिज्म भी हुई और हमारी क्या हुई? एनाबॉलिज्म भी हुई। ठीक है, वहाँ से हमारा क्या? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ पायरुवेट में। पायरुवेट से जब ब्रेकडाउन होता है, इससे काफ़ी सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं और इस दौरान एटीपी का फॉर्मेशन होता है और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है, जो हमारा एटीपी की बात करें हमारे एक एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, अब वो जो पायरुवेट जो बना, पायरुवेट एंटर कर जाता है क्रेब साइकिल के अंदर थ्रू एसिटिल कोए। अब एसिटिल कोए बनने का जो रास्ता होता है वो एक से ज्यादा होते हैं। जरूरी नहीं कि ग्लूकोज का ही ब्रेकडाउन हो से पायरुवेट बने और उससे ही वो क्रेब साइकिल में एंटर करके क्या है? एसिटिल कोए बनाकर वो क्रेब साइकिल में एंटर करे। इसके अलावा और दूसरे पाथवे भी होते हैं जिसके द्वारा क्या होता है? पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एसिटिल कोए का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, एक तो पाथवे हमारा ये हो गया बेटा ग्लाइकोलिसिस वाला। कौन सा हो गया? एक तो ये वाला पाथवे हो ग्लाइकोलिसिस वाला, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का जो होता है ब्रेकडाउन होता है सिंपलर क्या है? जो सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज हमारा है या कोई दूसरी कॉम्प्लेक्स शुगर है जैसे कि सुक्रोज है, गैलेक्टोज है, उसको तोड़ कर क्या है? सिंपलर फॉर्म में ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये ग्लूकोज क्या है? थ्रू ग्लाइकोलिसिस, किसके द्वारा बेटा? थ्रू ग्लाइकोलिसिस ये क्या करता है? पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है, पायरुवेट का फॉर्मेशन करता है। अब ये पायरुवेट क्या बनाता है? एसिटिल कोए बनाता है। अब एसिटिल कोए किस में एंटर कर जाता है? क्रेब साइकिल में, जहां पर काफी सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ठीक है, एक पाथवे तो हमारा ये है रेस्पिरेशन का।
देखो बेसिकली अगर हम एम्फिबोलिक पाथवे की बात करें कि ऐसा पाथवे है जिसके रेस्पिरेशन के दौरान जिससे हम क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ब्रेक डाउन कर कर एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। एटीपी हो गया या जो आपके रिड्यूस्ड कोएंजाइम हैं जैसे कि एनएडीएच हो गया, एफएडीएच2 हो गया, इनका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जनरली अगर हम इन कॉमन सेंस की बात करें, जनरली बात करें तो हमारा क्या होता है, हम कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन किया जाता है। मगर इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ना हो तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट की अवेलेबिलिटी ना हो, कम हो, तो इसके उस कंडीशन में क्या होगा, दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे कि हमारा फैट्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, इनका ब्रेक डाउन कर कर हम क्या है एनर्जी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्लांट के अंदर भी और एनिमल्स के अंदर भी। ठीक है, तो एक पाथवे तो हमारा ये हो गया कार्बोहाइड्रेट वाला। दूसरा पाथवे हमारा क्या है, फैट। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, फैट का ब्रेकडाउन किया जाएगा। फैट का क्या होगा, फैट को तोड़ा जाएगा किसके अंदर, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। अब ये फिर फैटी एसिड है, इसका क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगा और वो क्या बना देगी, एसिटिल कोए। क्या बना देगी, एसिटिल कोए बना देता है। अब ये एसिटिल कोए क्या है, एंटर कर जाता है किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर, जहां से क्या है फर्दर जो और एटीपी हमारा बनाने का काम होता है। उसी प्रकार से अगर फैट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो क्या होगा, एमिनो एसिड, क्या होगा, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होगा एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड का डीएमिनेशन करके हम क्या बनाते हैं, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से फिर क्या बनेगा, एसिटिल कोए बन जाता है हमारा। ठीक है, पायरुविक एसिड को भी कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, एसिटिल कोए में, और थ्रू ए लिंक रिएक्शन, ठीक है, एसिटिल कोए फर्दर फिर कहाँ चले जाता है, आपका क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट पाथवे आर देयर फॉर द जनरेशन ऑफ एटीपीज। मगर एक चीज और है यहाँ पर, ठीक है, अगर हम फैटी एसिड की बात करते हैं बेटा, यहाँ पर जो रेस्पिरेशन के अंदर जो हमारा एसिटिल कोए बना, वही तो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू तो बना ही बना। अगर फैट से बनता है, फैट से टूटा फैटी एसिड से ग्लिसरॉल का ये जो कहाँ एंटर कर जाता है, ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर जाता है यहाँ से। ठीक है, अगर फैटी एसिड की बात करें तो फैटी एसिड क्या करती हैं, फैटी एसिड से हमारा क्या बनेगा, काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फैटी एसिड डायरेक्टली एसिटिल कोए बना हमारा, ठीक है, उसी प्रकार से जो एसिटिल कोए, देखो ये तो हमारा बना, ये तो हमारा कैटाबॉलिक पाथवे हो गया। ठीक है, अब एसिटिल कोए से हमारा क्या होगा, एसिटिल कोए को दोबारा से हम यूज़ कर कर हम क्या कर सकते हैं, कुछ दूसरे रॉ मटेरियल्स हम बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अल्फा, इतनी बात समझ में आ गई बेटा कि फैट से क्या बना हमारा, फैटी एसिड से फिर हमारा कहाँ गया, डायरेक्टली इसका बीटा ऑक्सीडेशन होकर हमारा क्या बना यहाँ पर, फैटी एसिड का आपका एसिटिल कोए। अब ये जो एसिटिल कोए जो बना है, ठीक है, ये एसिटिल कोए जो बना है, यानी कि फैटी एसिड जो एसिटिल कोए बना है हमारा, ये एसिटिल कोए रेस्पिरेशन में तो एंटर करता ही करता है, बजाय इसके ये एसिटिल कोए, ठीक है, ये जो एसिटिल कोए है दोबारा से क्या बना सकता है आपका, जब फैटी एसिड की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या होगा, इससे दोबारा से एसिटिल कोए से दोबारा से फैटी एसिड बना दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम फैट्स की रिक्वायरमेंट है, फैटी एसिड्स के अगर फैट्स की रिक्वायरमेंट हो तो क्या होगा बेटा, इस एसिटिल कोए को यहाँ से रिमूव करके इसको वापस से कन्वर्ट कर दिया जाता है फैटी एसिड में। ठीक है, देखो आपने यहाँ देखा होगा फैटी एसिड से क्या हुआ, फैट का ब्रेकडाउन हुआ, फैट के ब्रेकडाउन से फैटी एसिड बनी, फैटी एसिड से क्या बना, एसिटिल कोए बना। अब एसिटिल कोए ये एंटर कर जाता है क्रेब्स साइकिल में, जहाँ पर फर्दर क्या है इसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, और अगर फैट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर बॉडी में दोबारा फैट की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो एसिटिल कोए को यहाँ से रिमूव कर लिया जाएगा और वापस से इसको कन्वर्ट कर दिया गया फैटी एसिड से फिर फैट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो रास्ता था आपका फैट से एसिटिल कोए से दोबारा क्या बन गया, फैट। तो ये हमारा क्या कहलाता है, कैटाबॉलिक भी और एनाबॉलिक भी। उसी प्रकार से अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, प्रोटीन से अगर हम बात करें एमिनो एसिड बना, एमिनो एसिड से हमारा क्या, इसको दोबारा से कन्वर्ट कर दिया गया किसके अंदर, पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड से एसिटिल कोए में। अब एसिटिल कोए जब एंटर करती है क्रेब्स साइकिल में तो काफ़ी सारे इंटरमीडिएट आपने देखे होंगे बनते हैं। जैसे कि क्या बनता है आपका बेटा, एक तो हमारा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनता है, क्या बनता है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनता है। साथ में हमारा क्या बनाता है, ये याद हो आपको, एक ऑक्जेलो एसिटेट बनता है। आखिरी स्टेप हमारा जो होता है
क्रेब्स साइकिल में, जहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोए से कंबाइन कर कर दोबारा फर्दर क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो ये जो अल्फा कीटोग्लूटरेट है, ये ऑक्जेलो एसिटेट है, दीज आर द इंटरमीडिएट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, जो क्रेब्स साइकिल बनते हैं। अगर एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या होता है, इस अल्फा कीटोग्लूटरेट को क्या होगा, इसको वापस से कन्वर्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, ग्लूटामेट के अंदर। ठीक है, ग्लूटामेट एक एमिनो एसिड है हमारी, ग्लूटामेट एक हमारी एमिनो एसिड है। ठीक है, अब इस ग्लूटामेट को वापस से एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और बॉडी के द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। उसी प्रकार से अगर हम ऑक्जेलो एसिटेट की बात करें, ऑक्जेलो एसिटेट से हमारा क्या बन जाता है, एस्पार्टेट। क्या बन जाता है, एस्पार्टेट बन जाता है। ठीक है, एस्पार्टेट बन जाता है। ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड है, ग्लूटामेट भी हमारे एक इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड है। ठीक है, तो दोनों को ही दोबारा से क्या है, एमिनो एसिड को यूज़ करके प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में यूज़ कर लिया जाता है। समझ में आ रही बात, या कुछ और बनाने के लिए यूज़ कर लिया जाता है। तो देखो आपने क्या देखा बेटा यहाँ से कि जो क्रेब्स साइकिल है, ठीक है, क्रेब्स साइकिल में हमारा क्या बना, अल्फा कीटोग्लूटरेट बना और ऑक्जेलो एसिटेट बना, जो एक इंटरमीडिएट है। बीच में यानी कि हमने तोड़ा किसको, पायरुविक एसिड को तोड़ा, पायरुविक एसिड को तोड़ा किसके अंदर, काफ़ी सारे इंटरमीडिएट्स के अंदर, इसमें अल्फा कीटोग्लूटरेट भी था हमारा, और क्या था, ऑक्जेलो एसिटेट भी था, सक्सिनिक एसिड भी थी, फ्यूमरेट भी था। ठीक है, ये सारे हमारे क्या थे, इंटरमीडिएट थे। तो इनमें से जो दो इंटरमीडिएट हमारे हैं, अल्फा कीटोग्लूटरेट और ऑक्जेलो एसिटेट, अगर जब एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट होगी तो क्रेब्स साइकिल से इनको बाहर निकाल लिया जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट को, और उसको ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से ऑक्जेलो एसिटेट को यहाँ से क्रेब्स साइकिल से निकाल कर उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसके अंदर, एस्पार्टेट के अंदर, जो कि एक हमारा एक इंपॉर्टेंट है एमिनो एसिड है। समझ में आ रही बात। एक बात और है बेटा, उसी प्रकार से अगर आप याद होगा कि जो सक्सिनिल जो को ए बना था हमारा क्रेब्स साइकिल में, ये भी एक सबस्ट्रेट का काम करता है। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या होता है, जिसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है, ब्रेकडाउन करना या फिर इसको यूज़ करके कुछ कोई एक नई चीज़ बनाना। ठीक है, वो सबस्ट्रेट कहलाता है। तो सक्सिनिल को एक सबस्ट्रेट का काम करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम्स एंड क्लोरोफिल। ठीक है, साइटोक्रोम एंड क्लोरोफिल बनाने का काम किया जाता है, इसको यूज़ में लिया जाता है। तो हुआ ना बेटा, देखो किसका वो ब्रेकडाउन हुआ, आपका देखो एसिटिल को ये आपका से हमारा क्रेब्स साइकिल में एंटर किया, इसमें काफ़ी सारे इंटरमीडिएट बने। ठीक है, जिसमें एक सक्सिनिल कोए हमारा इंटरमीडिएट था, ठीक है, सक्सिनिल कोए को यूज़ कर हमने क्या बनाया, साइटोक्रोम बनाया, क्लोरोफिल बनाया। ठीक है, जब रिक्वायरमेंट है प्लांट को, अगर दूसरे सोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो सक्सिनिल कोए को दोबारा से यूज़ किया जाता है इन द फॉर्मेशन ऑफ साइटोक्रोम्स एंड क्लोरोफिल। उसी प्रकार से हमारा अल्फा कीटोग्लूटरेट था, ऑक्जेलो एसिटेट था, जिनको यूज़ करके दोबारा से क्या बना दिया, एमिनो एसिड बना दिया। तो इस प्रकार से जो क्रेब्स साइकिल है हमारी क्या है, एक एम्फीबोलिक पाथवे का एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है, जिसमें कैटाबॉलिज्म भी होती है और क्या होती है, एनाबॉलिज्म, दोनों चीज़ें होती है हमारी। समझ में आ रही बात। एम्फीबोलिक पाथवे दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है, ऐसा पाथवे जिसमें दोनों कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों ही होती हैं। ठीक है, उसी प्रकार से क्या हुआ, जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, जो रेस्पिरेशन हमारी क्या कहलाती है, एम्फीबोलिक पाथवे कहलाती है, क्योंकि रेस्पिरेशन में दोनों काम होते हैं, कैटाबॉलिज्म भी होता है, एनाबॉलिज्म भी होता है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म की बात करें तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में, और पायरुवेट से दोबारा हम ग्लूकोज दोबारा से बन सकता है हमारा, इसके जो इंटरमीडिएट है इनको दोबारा से यूज़ करके हम शुगर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर एक सेकंड एग्जांपल हमारा है क्रेब्स साइकिल का, क्रेब्स साइकिल की बात करें तो क्रेब्स साइकिल में हमारे जो जितने भी इंटरमीडिएट थे उनको दोबारा से यूज़ करके हम क्या है, फैट्स बना सकते हैं, प्रोटीन्स बना सकते हैं। समझ में आ रही बात ये। तो जो इंटरमीडिएट थे हमारे से दोबारा से फैट या प्रोटीन्स बना सकते हैं, फैट और प्रोटीन से हम उसको फैट से दोबारा एसिटिल कोए बना सकते हैं, एमिनो एसिड से प्रोटीन का ब्रेकडाउन करके एमिनो एसिड से हम दोबारा से क्या इसको रेस्पिरेशन के अंदर इसको एंटर करवा सकते हैं। तो ये दोनों पाथवे हमारे क्या है, कहलाते हैं एम्फीबोलिक पाथवेज। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये था हमारा एम्फीबोलिक पाथवे के बारे में। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक हमारा बेटा वो क्या है, वो है रेस्पिरेटरी कोशेंट। और रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है,
ठीक है। रेस्पिरेटरी कोशेंट की बात करें तो रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है, एक प्रकार से क्या है, एक रेशियो है किसके बारे में, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड, ठीक है, टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है क्या बेसिकली बेटा, RQ की बात करें, RQ मेरा है क्या, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड या इवॉल्व्ड, ठीक है, टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ठीक है, ये कहलाता हमारा रेस्पिरेटरी कोशेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम CO2 प्रोड्यूस्ड और रिलीज्ड और टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, ये कहलाता है रेस्पिरेटरी कोशेंट। समझ में आ रही बात। अब ये जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली बेटा ये डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट कौन सा है, उसकी जो वैल्यू है किसकी, रेस्पिरेटरी कोशेंट की, वो किस पे डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है। ठीक है, सबस्ट्रेट जैसे कि हमारा क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा हमारे क्या हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हो सकती हैं। जैसा कि पीछे वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि फैट्स को भी प्रोटीन्स को भी हम क्या है यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जब अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो फैट और प्रोटीन को तोड़कर एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये भी हमारे क्या करती हैं, सबस्ट्रेट का काम करती हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है जो किसकी मदद के द्वारा मेजर किया जाता है, गेनोंग्स रेस्पिरोमीटर की मदद से क्या है इसको मेजर किया जाता है रेस्पिरेटरी कोशेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है हम बात करते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज़ की। अगर हम बात करें किसकी बेटा, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की, किसकी बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो RQ क्या होता है, RQ की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारी, अगर हम बात करें तो RQ की वैल्यू होगी हमारी 1, क्या होगी हमारी 1 होगी, क्यों 1 होगी। अब अगर देखोगे रिएक्शन तो हमारा क्या होता है, C6H12O6 प्लस क्या होता है 6O2 प्लस 6O2, तो क्या बनेगा 6CO2 प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लस हमारा क्या बनेगा एनर्जी हमारी, ठीक है, जो निकलती रिलीज होती है। अब यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूज हुए 6, और यहाँ पर कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बने 6, तो हमारा RQ क्या होगा, तो RQ की वैल्यू हमारी क्या होगी, कितने मॉलिक्यूल आपके वॉल्यूम आपका निकला 6 निकला था, ऑक्सीजन कितने यूज 6, तो 6 1 जा 6, तो हमारा क्या बना 1। ठीक है, तो इसके RQ की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। उसी प्रकार से अगर बात करें ये जो RQ जो 1 है हमारा, ये होता है हमारा यूनिटी, इसे कहते हैं यूनिटी। ठीक है, RQ क्या हमारा इक्वल टू यूनिटी होता है इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जो कार्बोहाइड्रेट का यूज होता है, जो यहाँ पर जो रिएक्शन में देखी है, ये बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हम देखने को मिलती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट आपका सबस्ट्रेट है, उस केस में जो RQ होगा हमारा 1 होगा, यानी कि यूनिटी होगा। सेकेंड हम बात करते हैं लेस देन यूनिटी की बात करें, जब RQ की वैल्यू जो है लेस देन यूनिटी कब होगी, यानी कि 1 से कब होगी, किस केस में RQ की वैल्यू 1 से कम होगी। 1 से कम तब होगी जब जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है हमारा क्या हो, प्रोटीन हो, क्या हो हमारा प्रोटीन हो, या फिर हमारा क्या हो फैट हो। ठीक, किस केस में, इन द केस ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स, जो हमारी RQ की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी, लेस देन यूनिटी होगी। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो CO2 जो प्रोड्यूस्ड होती है वो कम प्रोड्यूस होती है एज कम्पेयर टू द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम होती है और CO2 कम प्रोड्यूस होती है, इसीलिए जो वैल्यू होती है RQ की लेस देन क्या होती है, यूनिटी होती है। इन द केस ऑफ प्रोटीन्स की बात करें, प्रोटीन्स के केस में जो वैल्यू होती है RQ की, वो हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी 0. आपका जो हो गया 0.7, सॉरी, जो प्रोटीन्स के केस में आपका क्या होता है, फैट्स के केस में 0.7 होती है, और प्रोटीन के केस में क्या होती है हमारे 0.9 होती है, और फैट्स की बात करें, फैट्स के केस में हमारे क्या होती है 0.7 होती है। ठीक है, थर्ड सबस्ट्रेट हमारा कौन सा हो सकता है, थर्ड सबस्ट्रेट हमारा हो सकता है, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें, किसकी बात करें, ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें, ऑर्गेनिक
अगर हम एसिड्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इस केस में जो आर क्यू होता हमारा लेस देन क्या होता है, लेस देन 0 होता है, सॉरी मोर देन क्या होता है, मोर देन क्या होता है, 0 होता है, 0, या यूँ कहें यूनिटी से ज़्यादा होता है। 0 तो हमारे किसी में होगा ही नहीं बेटा, क्योंकि CO2 प्रोड्यूस होगी हमारा 0 नहीं होगा, तो मोर देन यूनिटी होगा, ठीक है। जैसे ऑर्गेनिक एसिड में अगर बात करें, अगर हम ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड की बात करते हैं, तो हमारा क्या होगा, आर क्यू की वैल्यू क्या होगी हमारी 4.0, क्या होगी हमारी 4.0। ये वैल्यू हमें याद रखनी है, ठीक है, हमें निकालने का कोई मतलब नहीं है, उनको निकालने कोई नहीं देगा, आपको सिर्फ याद रखना है कि हर केस में कितनी आर क्यू की वैल्यू होती है। मैलिक एसिड की बात करें तो मैलिक एसिड में हमारा क्या होता है 1.3 होता है, क्या होता है 1.3। एक हमारा होता है सक्सनिक एसिड, एक होता है हमारा सक्सनिक एसिड की बात करें तो हमारी क्या होती है आर क्यू की वैल्यू 1.14 होती है, ठीक है, समझ में आ रही बात, ठीक है। इन द केस ऑफ अगर हम बात करें, ये तो हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन की बात। अगर हम करते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक में क्या होता है आर क्यू की वैल्यू हमारी 0 होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होती है, इसीलिए वहाँ पर आर क्यू की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। इसके अलावा जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, सक्यूलेंट प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पर CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। एक केस तो हमारा ये हो गया, चौथा एनएरोबिक की बात करें। पांचवा हम बात करते हैं सक्यूलेंट प्लांट्स के अंदर, सक्यूलेंट्स के अंदर क्या होता है CO2 का प्रोडक्शन नहीं होता, फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, ऑक्सीजन जरूर कंज्यूम होती है मगर वहाँ पर CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए सक्यूलेंट्स के अंदर भी जो आर क्यू की जो वैल्यू होती है हमारी कितनी की होती है 0 होती है। इन किस केस में हमारी क्या होती है 0 होती है। दो केस हमारे यहाँ मिले, कौन कौन से, एनएरोबिक एंड सक्यूलेंट प्लांट्स की बात करें, इनके अंदर आर क्यू की वैल्यू क्या होती है 0। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, यहाँ पर 1 होती है, यूनिटी होती है। लेस देन यूनिटी का किसके केस में होती है, प्रोटीन्स के केस में, फैट्स के केस में 0.9, 0.7। ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो इसमें मोर देन यूनिटी होती है, तो ऑक्जेलिक एसिड कितनी होती है 4.0, मैलिक एसिड की 1.3, सक्सिनिक एसिड की 1.14, और एनएरोबिक और सक्यूलेंट्स में क्या होती है जो आपका जो आर क्यू की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि एनएरोबिक के अंदर ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होती है और सक्यूलेंट के अंदर क्या होता है CO2 प्रोड्यूस नहीं होती है, ठीक है, इसलिए इनके केस में आर क्यू की वैल्यू 0 होती है। अब बात आती है किसके बारे में, वही कि आर क्यू का अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ आर क्यू क्या होती है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर क्यू, इंपॉर्टेंस क्या होती है आर क्यू की, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस होती है कि आर क्यू की बेस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि टाइप ऑफ सबस्ट्रेट कौन सा है। अगर आपको दे रखा है, अगर 0.07 दे रखा है तो आप बता सकते हो कि 0.07 किसका था, फैट्स क्या था, तो इसके बेस पर बता सकते हो कि सबस्ट्रेट हमारा कौन सा है, ठीक है। उसी पर अगर कार्बोहाइड्रेट सोर्स होगा तो उसका आर क्यू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। सेकंड हमारा क्या हो सकता है, हमें आर क्यू की वैल्यू ये पता लगाने में हेल्प करती है कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक है या एनएरोबिक है, ठीक है। एरोबिक में हमारा जो रेस्पिरेशन आर क्यू की वैल्यू आपकी 1 यूनिटी या मोर लेस देन यूनिटी आएगी आपकी, ठीक है, मोर देन यूनिटी भी हो सकती है। अगर आपके एनएरोबिक रेस्पिरेशन तो हमारा क्या होगा 0 होगा वहाँ पर, एक्सेप्ट सक्यूलेंट प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है कि ये हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है टाइप ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है, टाइप ऑफ फूड मटेरियल, एक ही बात होगी सबस्ट्रेट और उसकी टाइप ऑफ फूड मटेरियल के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। इतनी सी बात हमारी होगी, ठीक है, समझ में रही बात। तो ये तो था हमारा किसके बारे में, रेस्पिरेटरी कोशेंट के बारे में, ठीक है भाई। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक बेटा, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो एम्फिबोलिक पाथवे क्या होता है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल। लास्ट में हमने बात करी किसके बारे में कि आर क्यू क्या होता है, रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है, तो ठीक है, उसकी अलग अलग सबस्ट्रेट की क्या क्या आर क्यू वैल्यू होती है और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। ये तो था बेटा हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।